ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने स्कैरसिटी, चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इकोनॉमिस्ट डू, रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस के बारे में पढ़ा। एंड देन इकोनॉमिक सिस्टम्स, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एंड इन द लास्ट वेलफेयर इकोनॉमी। तो अब हमारा जो लास्ट जो बैक हैंड ऑफ आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उस पर दिए हुए हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि अब आपके जो क्वेश्चन आंसर आएंगे दे विल बी कंसेप्चुअल, दैट इज़ कंसेप्ट बेस्ड इवैल्यूएशन होगा। तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कुछ जो आपकी बुक के बैक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे आज हम वो डिस्कस करेंगे कि आपने उनको कैसे आंसर करना है। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू यू थिंक पीपल्स वॉन्ट कीप चेंजिंग इन एन इकोनॉमी? कि आपको क्या लगता है कि लोगों की जो वांट है वो ओवर द टाइम इकोनॉमी में चेंज होती रहती है? ऑब्वियसली चेंज होती रहती है। आप खुद को देखिए कि जब आप छोटे बच्चे थे, 4th 5th में थे, तो आपकी किन चीज़ों की आप डिमांड या वांट करते थे। जब आप 8th में हुए, अब आप 9th में होगे, फर्दर आप कॉलेज में जाओगे, तो दैट इज़ ओवर द टाइम। जैसे हमारी एज चेंज होती है, हमारा टेस्ट चेंज होता है, इकोनॉमी में फैशन चेंज होता है या ट्रेंड चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है। घर में ही हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स की अलग टाइप ऑफ वांट होती है, अगर हमारे दादा दादी हैं तो उनकी अलग होती है। तो ओवर द टाइम ऑब्वियसली अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ इनकम। अगर हमारी इनकम भी चेंज होती है, कम या ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वांट है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। देन इसी का पार्ट है, हाउ डज दिस अफेक्ट प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी? कि इससे जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर जो प्रोडक्शन इकोनॉमी में जिन गुड्स का हो रहा है वो कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट, फैशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो धीरे धीरे जो प्रोडक्शन की जो भी फैक्ट्री है या जो सेटअप है वो क्लोज होने को हो जाएगा, क्योंकि जैसा कंज्यूमर चाह रहे हैं वैसा गुड वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो इकोनॉमी में वो उस चीज़ का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। लाइक सपोज हम बात करते हैं कि आजकल जो फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, और अगर कोई फैक्ट्री है वो ओवर द टाइम अपने आप को टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपग्रेड नहीं कर रही है, पुराना की बटन वाला फ़ोन यूज़ कर रही बना रही है मैन्युफैक्चर, तो क्या उसकी डिमांड होगी? तो प्रोडक्शन स्ट्रक्चर को ये अफेक्ट करता है कि पूरे प्रोडक्शन स्ट्रक्चर में इसके वांट के अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट इसमें व्हाई ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। तो ये तो हमने जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, द कंसेप्ट ऑफ स्कैरसिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमने किया था कि रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड, तो इसीलिए हमारी सारी वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकती। लिमिटेड होने के कारण अगर हम एक वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दूसरे का हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। दैट्स वाई ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। तो ये इस तरह से आप आंसर कर सकते हो कि ओवर द टाइम सोसाइटी में अगर कोई टेक्निकल इनोवेशन आती है, नए प्रोडक्ट्स आते हैं लाइक स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, अब देखिए कि सभी लोग ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अभी भी अगर जो पहले मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो बाइक हैं, गाड़ी है, अगर वो ईवी पे शिफ्ट नहीं होंगे तो धीरे धीरे उनके पेट्रोल और डीजल वालों की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको अपने प्रोडक्शन स्ट्रक्चर में भी चेंज लाना पड़ता है। धीरे धीरे ओवर द टाइम नई वांट्स जनरेट होती है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आता है। अदर फैक्टर जो हमारी वांट को अफेक्ट करते हैं वो क्या है, हमारी इनकम और एज। तो हमारी इनकम और एज के अकॉर्डिंग भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रायोरिटीज, टेस्ट में चेंज आता है। देन द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, पीयर हैबिट्स, है ना, हमारे फ्रेंड्स की हैबिट्स कैसी है, फैशन ट्रेंड कैसा है, सोशल मीडिया पे क्या चीज़ ज़्यादा हमें दिखाई जा रही है, वो हमारे माइंड को साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी जो वांट्स हैं वो चेंज हो जाती है। एंड ऑल्सो एक बार जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो हम कंफर्ट, लग्जरी की तरफ जाते हैं, अदर टाइप ऑफ गुड्स की डिमांड कर जाते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि वाई आवर वांट्स कीप ऑन चेंजिंग इन एन सोसाइटी, हाउ डज दिस अफेक्ट प्रोडक्शन इन इकोनॉमी। तो प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज हैं उनका रीएलोकेशन होगा। रीएलोकेशन मतलब हमने पिछले वाली वीडियोज़ में क्या किया था कि जब भी रिसोर्सेज या फैक्टर्स की बात आती है तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ों की बात हम करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हमें जिसकी ज़्यादा डिमांड है उधर शिफ्ट करने पड़ते हैं। देन
ऑल्सो प्रोड्यूसर्स आर फोर्स टू इनोवेट, उनको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, नहीं तो वो क्या हो जाते हैं, एब्सोलेट। एब्सोलेट मतलब आउट ऑफ द मार्केट, वो पुराने प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं जिनकी आज डिमांड ही नहीं है। एग्जाम्पल, फिल्म कैमराज अब कहाँ यूज़ हो रहे हैं, हमारे डिजिटल या स्मार्टफोन से हम ज़्यादा फोटोग्राफी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसी में जो था हमारा पार्ट, वाई ऑल वॉन्ट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। तो अगेन द प्रिंसिपल ऑफ स्कैरसिटी, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो एक को अगर हम सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दूसरों को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एंड जो टूल हम इसमें यूज़ करते हैं दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस तरह से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इस तरह से आपने आंसर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज कॉन्स्टेंट डिज़ायर फॉर मोर क्रिएट्स प्रेशर ऑन इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि जब हम और मास कंज्यूमरिज्म मतलब और गुड्स, चाहे हमें ज़रूरत है या नहीं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लें कि हमारे पास क्लोथ्स हैं लेकिन हम और लोगों को देख के डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, देखा देखी भी हमारे फ्रेंड के पास है तो हमें भी लेने हैं, या जस्ट सोशल मीडिया पे कि ये अच्छा लग रहा है, चाहे हमारे पास पुराने या फिर और कपड़ों का कलेक्शन पड़ा है, हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार हम कोई भी प्रोडक्ट जस्ट औरों को देख के या सोशल मीडिया से देख के लगातार खरीदे ही जा रहे हैं। तो कॉन्स्टेंट डिज़ायर फॉर मोर, ज़्यादा ये भी हो वो भी हो, क्रिएट प्रेशर ऑन इन्वायरमेंट। या शुरू से हमने बात की थी कि कोई भी अगर गुड्स बन रहा है, चाहे आपने क्लोथ्स जो कर रहे हो, चाहे आप सुबह ब्रश करते हो वो पेस्ट या ब्रश भी आप बात कर रहे हो, चाहे सोप है, इवन वाटर है, वो भी एक स्कैर्स रिसोर्स है, फ्रेश वाटर अनलिमिटेड नहीं है। तो कोई भी जो गुड्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में कोल है, आयरन है, स्टील है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारे फैक्टर्स साधन यूज़ होते हैं। और जब फैक्ट्री सेटअप होती है तो कितने सारे पेड़ वहाँ से कटते हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन होता है। तो रिसोर्सेज का जितना हम ज़्यादा यूज़ करेंगे उतने ही जो हमारे इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज़ होगा। और हमें पता है कि सारे ये जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास ये क्या हैं, लिमिटेड स्टॉक में है। और जब हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इतनी जल्दी ये रीजनरेट हो नहीं पाएंगे और हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचेगा। आप पढ़ते ही हो कि ये रिसोर्सेज मैक्सिमम क्या है हमारे नॉन रिन्यूएबल होने के कारण जब हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट पे प्रेशर क्रिएट होगा। दिस विल लीड टू ओवर एक्सट्रैक्शन, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो क्लाइमेट चेंज भी होगा, इन्वायरमेंट भी चेंज होगा। ओवर फिशिंग, कि मान लीजिए कोई फ़िश के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ती जा रही है तो उसके लालच में जो भी मछुआरे हैं वो समुंदर से फ़िश निकालते जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई भी पौंड या जो जगह है वहाँ पे रोज़ नई मान लीजिए 20 मछली पैदा हो रही है और 20 की 20 निकाले जा रही है तो पौंड एक दिन खाली हो जाएगा। अगर जितनी है उससे कम 5-7 निकाली जा रही है तो यहाँ पे वो मछली रहेंगी नहीं, तो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही हम एक्सेस वाटर यूज़ करेंगे, चाहे वो इरिगेशन है या कहीं भी, तो ग्राउंड वाटर हमारा क्या हो जाएगा, डिप्लीट। फैक्ट्री से वेस्ट डालेंगे पानी में कहीं भी, या माइनिंग के रिसोर्सेज को एक्सेस से ज़्यादा माइनिंग करेंगे तो आप देखिए लैंडस्लाइड वगैरह कितनी जगह हम देख रहे हैं, क्या क्या उसके रिज़ल्ट हमें भुगतने पड़ते हैं। तो ये इन्वायरमेंट पे प्रेशर क्रिएट करता है। और जितना प्रोडक्शन होगा उससे वेस्ट भी जनरेट होगा। ई वेस्ट, हम मोबाइल अगर फ्रिक्वेंटली बदल रहे हैं तो हमारा जो मोबाइल है वो बायोग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोग्रेडेबल है। बायोग्रेडेबल मतलब कि जो इन्वायरमेंट में घुलते नहीं है। अगर हम फेंक रहे हैं, मान लीजिए पत्ते हैं, तो वो क्या है, एक मैन्योर खाद में बदल जाते हैं और पेड़ों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन जो भी प्लास्टिक्स हैं, जो भी प्रोडक्ट जितना हम यूज़ करेंगे उतना प्लास्टिक जनरेट होगा, वेस्ट जनरेट होगा। जो क्लोथ्स या और चीज़ें हम वेस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारे जो अर्थ है उस पर प्रेशर बढ़ेगा। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब अर्थ हमारे लिए रहने की जगह की बजाय यहाँ पे हमारे लिए सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज आज भी हम सफ़र कर रहे हैं, गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना, जब आपके फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो प्लांट और एनिमल के लिए भी रहने के लिए जगह नहीं रहेंगी। और हम पढ़ते हैं कि कैसे ये सारी नेचर की जो साइकिल क्रिएट हुई है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस तरह से कांस्टेंट डिज़ायर क्रिएट द प्रेशर ऑन द इन्वायरमेंट। इसी का पार्ट है कैन द फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज बी बैलेंस्ड,
कि हमारी जो वांट्स हैं और रिसोर्स वांट्स को पूरा करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए हम जो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब माइनिंग करके हम डिफरेंट कोल को या ऑयल को निकाल रहे हैं या स्टील को निकाल रहे हैं। एक्सट्रैक्शन मतलब जो भी नेचर से हम रिसोर्सेज को ले रहे हैं, क्या उसको बैलेंस किया जा सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है थ्रू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आज की जनरेशन अपनी नीड्स को पूरा करे, लेकिन वो इस तरह से करे कि रिसोर्सेज का ओवर यूज़ ना हो। ऐसा ना हो कि आने वाली जनरेशन के लिए बिल्कुल भी रिसोर्सेज ना बचें। दिस इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, किसी का इन पे ऐसे अधिकार नहीं है कि भाई एक ही जनरेशन इनको एक्सेस यूज़ करे और आने वाले के लिए बचे ही ना। दीज आर फ्री, तो सबके लिए ये इक्वल हैं। सो डिस्टिंग्विशिंग नीड्स फ्रॉम अनलिमिटेड वांट्स, तो हमें अपनी ज़रूरतें और जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उसमें डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है, उसमें बॉर्डर करना कि हमें कोई भी गुड खरीदते हुए ये ध्यान देना चाहिए कि हमें वास्तव में इसकी ज़रूरत है, हम देखा देखी में ले रहे हैं, पीयर प्रेशर में ले रहे हैं, या फिर जस्ट हमने कोई रील वगैरह देखी तो उसके कारण ले रहे हैं। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो हर उस गुड के साथ हमारे रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? वेस्ट हो रहे हैं। तो बैलेंस तभी होगा जब हम नीड्स और ग्रीड में फ़र्क करेंगे और हम जितनी ज़रूरत है उतना ही कंजप्शन करेंगे। मिनिमलिज्म मतलब मिनिमम रिसोर्सेज में बढ़िया से सर्वाइवल कर पाएंगे। हम दिमाग में ये सोचें कि हम औरों को इम्प्रेस करने के लिए पैदा नहीं हुए, औरों को खुश करने के लिए नहीं। हम कब तक औरों को खुश करते रहेंगे? हमें एक्चुअल में उस चीज़ की ज़रूरत है, उसी पे हम पैसा लगाएं। तो इससे हमारा जो वेस्ट है वो भी रिड्यूस होगा और कंज्यूमरिज्म भी कम होगा। देन अदर थिंग इज़ ट्रांजिशन टू सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब रीयूज़, रीसाइकिल, कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम कोशिश करें कि जब तक यूज़ कर सकते हैं उसको दोबारा रीयूज़ करें, रिपेयर करें। लाइक पुराने टाइम में हमारे दादा दादी वगैरह इस तरह से जब तक वो फेंकते नहीं थे उस चीज़ को दोबारा से कोशिश करते थे रीयूज़। तो बेसिकली इनडायरेक्टली वो हमारे इन्वायरमेंट को, रिसोर्सेज को बचा रहे थे। देन अडॉप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर हो गया, जिससे हम फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर पाएँ, क्योंकि फॉसिल फ्यूल क्या है? लिमिटेड है। तो हम ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब कि जैसे हम रूफ टॉप सोलर लगाते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अगर हमारी कोयले से बन रही है तो कोयले से पोल्यूशन भी हो रहा है, इन्वायरमेंट को हानि भी हो रही है, और कोयला क्या है? लिमिटेड स्टॉक है। तो हमें अपना जो शिफ्ट करना पड़ेगा क्या चीज़ कि सारा जो प्रोडक्शन स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का या कंजप्शन स्ट्रक्चर है उसको हम किस में, नॉन रिन्यूएबल से किस में कन्वर्ट करें? रिन्यूएबल में। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी इफ़ेक्टिव लॉज बनाए, लाइक प्लास्टिक के लिए या डिफरेंट पॉल्यूशन के लिए टैक्सेस वगैरह, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बच पाए। तो इस तरह से हमें इन पॉलिसीज़ के थ्रू क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कैन यू थिंक ऑफ ए रिसोर्स इन योर रीजन दैट इज स्कैर्स एंड यूज्ड वेस्टफुली, हाउ इट कुड बी मैनेज्ड? क्या आप कोई ऐसे रिसोर्स को आपके आसपास दे सकते हो जिसका जो यूज़ है वो प्रॉपर नहीं हो रहा, दैट इज़ वेस्ट हो रहा है वो, और कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं? तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ जो हम सारा दिन करते हैं, फ्रेश ग्राउंड वाटर। आप अपनी एक्टिविटीज़ में देखिए कि सुबह से लेके जब आप उठते हो तब से लेके शाम तक आप जो पानी है, अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो हम डिब्बे में पानी ले रहे हैं या जो टैप है उसमें फ़्लो होता जा रहा है, हम नहा रहे हैं तो बकेट में से ऊपर से फ़्लो होता जा रहा है, तो हम पानी को कितना वेस्ट कर रहे हैं। तो रिसोर्स अगर आप आसपास अपने रीजन में या खुद के पास अगर हम देखें तो पानी जो है, कोई भी टैप है बाहर खुली चलती जा रही है, या फिर एग्रीकल्चर में जो सिंचाई हो रही है वहाँ पे अननेसेसरी पानी बह रहा है, पाइप में लीकेज है। तो इस तरह से हमारा ये रिसोर्स ऐसा है जो वेस्ट हो रहा है। तो हाउ इट कुड बी मैनेज, तो हम इसको स्ट्रेटजीज से मैनेज कर सकते हैं कि जो इरिगेशन है, अब हमें भी अकेला गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, हमारी हैबिट्स के कारण भी बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो रही है। तो हमें भी
अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो टैप को खुला छोड़ने की बजाय हमें मग यूज़ करना चाहिए। नहाते हुए भी हमें ज़रूरत है उतना ही लेना चाहिए। कपड़े धोते हुए भी हमें देखना चाहिए कि हमें कितने पानी का सही से यूज़ करना है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड। तो इरिगेशन में ड्रिप, फुहारा खेती वगैरह जिसको बोलते हैं, उसका यूज़ किया जाना चाहिए। रेन का जो पानी है उसका एक मैकेनिज़्म बनाओ जिससे रेन वाटर को हम स्टोर कर पाएँ। स्मार्ट मीटरिंग, की पानी के मीटर लग जाएं, बिल आएंगे तो लोग उसको कम यूज़ करेंगे। इस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है। विच इकोनॉमिक सिस्टम थिंक गिव पीपल द मोस्ट फ्रीडम, कि जो 3 पार्ट है, मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड, कौन से सबसे ज़्यादा फ्रीडम देती है। और विच इकोनॉमी सिस्टम इज़ बेस्ट सूटेड फॉर इनोवेशन, कि नई इनोवेशन, नई चीज़ें बनाने के लिए, नई इन्वेंशंस के लिए कहाँ पे ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन का मतलब कि कहाँ पे इसको बढ़ावा ज़्यादा मिलता है कि नई चीज़ें बनानी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए, और वाई, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट है कि तीनों में फ्रीडम। तो जो लोगों को सबसे ज़्यादा जो फ्रीडम मिलती है वो है मार्केट इकोनॉमी, कि मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर भी राजा है और जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, जिसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर का एम क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे उस चीज़ को प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर भी अपनी मर्जी है वो ख़रीद रहा है, गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट इज़ वाई इट गिव मोर फ्रीडम। अब है इनोवेशंस। इनोवेशन में बढ़ावा किस में ज़्यादा मिलता है, तो वो भी मार्केट इकोनॉमी में, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको पता होता है कि अगर उनका प्रोडक्ट सक्सेस हो गया, ये प्रोडक्ट का डिज़ाइन स्टाइल लोगों को पसंद आ गया, तो वो इसके लिए कितना भी देने के लिए तैयार होंगे। तो वो रिस्क लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट का इंसेंटिव बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा यहाँ पे कंपटीशन भी एक दूसरे से, जो फर्म है हर कोई सोच में कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए, तो वो लगातार अपने प्रोडक्ट को सुधार करती रहती है, नए नए डिज़ाइन बनाती रहती है अपने राइवल को पीछे छोड़ने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट का शेयर पाने के लिए। तो कंटिन्यूसली इनोवेशन यहाँ चलती रहती है। नेक्स्ट, क्रिटिकली एग्जामिन वाई प्योर इकोनॉमिक सिस्टम रेयरली एग्जिस्ट इन रियलिटी। प्योर का मतलब टोटली मार्केट या टोटली सोशलिस्ट इकोनॉमी या टोटली क्यों एग्जिस्ट नहीं करते। असेस द लिमिटेशन ऑफ सिस्टम एंड जस्टिफाई, कि इनकी कमियां बताइए, कि अकेले अगर ओनली मार्केट इकोनॉमी एग्जिस्ट कर रही है या ओनली गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी क्या डीमेरिट्स हैं, और क्यों जो है रियल वर्ल्ड में मोर प्रैक्टिकल जो अप्रोच है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स मतलब जिसमें गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, मिल के काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर क्यों है रियल वर्ल्ड में, या ज़्यादा बेटर अप्रोच क्यों है। तो पहले हम बात करें कि प्योर सिस्टम का मतलब टोटली मार्केट वाली या टोटली गवर्नमेंट क्यों नहीं एग्जिस्ट कर ली। अगर अकेली मार्केट इकोनॉमी एग्जिस्ट करेगी तो जो ऊपर हमने वेलफेयर इकोनॉमी की बात करी है कि जो पुअर सेक्शन है या जो लोग हैं जो सक्षम नहीं है, जिनकी इनकम नहीं है, उनके लिए वो बिल्कुल नहीं सोचती। वो उसी के बारे में सोचती है कि जो प्राइस को पे कर सकता है उसी के लिए गुड्स बनेंगे, तो उस सेक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जाएगा। दूसरा है मोनोपोली। अगर कुछ ही लोगों का रिसोर्सेज पे कंट्रोल होएगा तो वही रिच होते चले जाएंगे, उन्हीं की मोनोपोली, उसी पे अधिकार ज़्यादा हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे, जिससे एक्सट्रीम इनकम इनइक्वालिटी हो जाएगी। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो वेलफेयर के बारे में नहीं सोचता, वो अपने प्रॉफिट के लिए रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करेंगे, जिससे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होगी। वो कोई भी पब्लिक गुड्स जिनमें प्रॉफिट नहीं होता, लोगों की भलाई के लिए होते हैं, रोड्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, नेशनल डिफेंस, वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ अलोन मार्केट इकोनॉमी। ऐसे ही अगर अकेली गवर्नमेंट इकोनॉमी है तो उसके भी अपने डीमेरिट्स हैं। अगर बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है, हर चीज़ में कोई भी नया प्रोडक्ट कोई प्रोड्यूसर बनाना चाहता है या कोई फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है, उसमें उसकी बहुत ज़्यादा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में जाना पड़ रहा है, ब्यूरोक्रेसी से बार बार साइन कराने पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्ट इनोवेट नहीं हो पाएगा, नए डिज़ाइन नहीं आ पाएंगे, नए प्रोड्यूसर्स अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। देन लैक ऑफ कंज्यूमर चॉइस, कि कंज्यूमर यहाँ पे राजा नहीं होता। दूसरा, सभी को जो भी लोग हैं उनको इक्वल पार्ट पे रखा जा रहा है, तो उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं होता कि अगर हम कुछ करेंगे तो भी गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलेगा, तो वो इतना इनोवेट भी नहीं करते। सो वाई मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ मोर प्रैक्टिकल, बिकॉज मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करती है, ग्रोथ को भी और वेलफेयर को। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी वो कुछ फ्रीडम देती है जिसके कारण वो भी ग्रो करता है, इनोवेट करता है, नए प्रोडक्ट बनाता है, और
गवर्नमेंट जो है लोगों के भलाई के लिए, लोगों के वेलबींग के लिए सोशल जो सेफ्टी नेट्स की हमने बात की थी, डिफरेंट प्रोग्राम पॉलिसी चलाती है। जो चिल्ड्रन हैं, ओल्ड एज लोग हैं, जो हैंडीकैप हैं, इल हैं, कोई डिसीज़ है तो उनको सेफ्टी नेट्स भी देती है। तो मोर प्रैक्टिकल अप्रोच इज मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सपोज ए स्टूडेंट हैज़ ₹100 and he have to choose between buying a notebook और सेविंग द मनी फॉर बाइंग ए टेनिस रैकेट लेटर, कि वो 100 रुपये हैं और उसको चॉइस करनी है कि उसको नोटबुक खरीदनी है या उनको बचाना है टेनिस रैकेट के लिए। तो विच इकोनॉमिक कंसेप्ट एक्सप्लेन दिस सिचुएशन? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बाइंग ए नोटबुक, तो यू विल नोट से कि 100 रुपीज़ तो रिसोर्स है, ये लिमिटेड रिसोर्स। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? 2। तो अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया है तो बाइंग ए नोटबुक के लिए आपको जो टेनिस रैकेट का सेक्रीफाइस करा है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी किसकी? बाइंग ए नोटबुक की। हाउ डज अंडरस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग? कि एक इकोनॉमी में जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो कोई भी हमने चॉइस करनी है, डिसीजन मेकिंग करना है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो टूल है ये कैसे उस क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के थ्रू हम डिफरेंट ऑप्शंस को अनुमान लगाते हैं, इवेलुएट करते हैं, और कौन सा ऑप्शन हमें बेटर रिटर्न देगा फ्यूचर के लिए वो डिसाइड करने में ये हमारी हेल्प करता है। इसलिए हमारे क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाती है। तो कैसे है ये? इवेलुएटिंग ट्रू कॉस्ट, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के थ्रू जो भी इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनको ट्रू कॉस्ट पता चलती है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने किया था कि जो नोटबुक है उसको बाय करने की कॉस्ट सिर्फ 100 रुपीज़, ये मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, एक्चुअल टर्म में जो टेनिस का सेक्रीफाइस करना पड़ा वो भी इसकी कॉस्ट में इंक्लूड होगा। तो ऐसे ही एक्चुअल में ट्रू कॉस्ट क्या रहेगा उसका अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी एक्सपेंसेस एंड ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से हमें पता चलता है कि कौन से ऑप्शन में हमारे जो रिटर्न है A, B, C। मान लीजिए A ऑप्शन है कि आपके पास 1 आवर है तो 1 आवर में आप स्टडी कर सकते हो, टीवी देख सकते हो या प्ले कर सकते हो। तो इनमें से कौन से ऑप्शन का रिटर्न बेटर है ताकि आप उसका चॉइस करो। तो इसमें हमें कौन सा टूल हेल्प करता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये हमारे क्वालिटी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। देन कैन इफेक्टिव इकोनॉमिक डिसीजन बी मेड विदाउट रिलायबल डाटा? अगर हमारे पास डाटा सही नहीं है तो क्या सही इकोनॉमिक डिसीजन हो सकता है? नो। सही डाटा होना बहुत ज़रूरी है। अगर डाटा ही गलत है तो कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन सही नहीं होगा। इकोनॉमिक डिसीजन सही नहीं है तो रिसोर्स भी हमने सही से यूज़ नहीं किए। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजन भी गलत ले लिए, जिससे हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे? वेस्ट। नो, विदाउट एक्यूरेट डाटा पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हैं वो एक गैस वर्क होंगे और इससे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे वेस्ट हो जाएंगे, सही से उनका एलोकेशन नहीं होगा। जैसे गवर्नमेंट है, उसके पास लिमिटेड बजट है, अब उसने एक हाई स्पीड हाईवे बनाना है। अब मान लीजिए कि जो डाटा इकट्ठा किया अगर वो सही नहीं है, गलत है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? करोड़ों रुपए लगते हैं, एक हाईवे वगैरह बना देगी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बाद में देखा कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है या उसका उतना यूज़ ही नहीं हो रहा। तो उसकी बजाय एक एरिया ऐसा है, अर्बन एरिया, जो बहुत ही ओवर क्राउडेड है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, लेकिन सही डाटा न होने के कारण वो सारा पैसा यहाँ खर्च हो गया और जिससे वो क्या चला गया? वेस्ट, क्योंकि वो उतना यूज़ भी नहीं हो रहा। Then analyze how a country's present economic choice can shape the long term future। कोई भी जो देश है आज वो जो चॉइस करेगा विद द टूल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उस चॉइस के कारण उस कंट्री का फ्यूचर कैसे इफेक्ट होगा। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर फ्यूचर कंसिक्वेंसेज वाइल मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन टुडे। आज अगर हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें उस डिसीजन का हमारे फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या रिजल्ट हो सकता है, ये हम कैसे, ये जानना हमारे लिए कैसे ज़रूरी है। तो पहले तो हम बात कर रहे हैं कि हाउ प्रेजेंट चॉइसेस शेप द फ्यूचर। आज सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज इन एनी क्लास यू आर स्टडिंग टुडे, है ना, तो इफ़ कंटिन्यूसली यू आर इन्वेस्टिंग इन योर ग्रोथ मतलब आप कोई नई स्किल भी सीख रहे हैं, नई नॉलेज भी सीख रहे हैं कंटिन्यूसली, तो इससे क्या है, इन द कमिंग 5 और 6 years यू विल हैव ए बेटर रिटर्न, कि आप
आपकी ग्रोथ होगी तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बेटर जॉब होगी तो बेटर इनकम आपको मिलेगी। तो सी, आज की जो आपकी चॉइस थी कि आपने किस चीज़ पे इन्वेस्ट किया, उससे आपका फ्यूचर का रिटर्न डिसाइड हुआ। तो इस तरह एक कंट्री की भी जो आज चॉइस है कि आज लॉन्ग टर्म बच्चों के एजुकेशन के लिए एक सिटीजन बढ़िया से एजुकेशन ले पाए, उस पर गवर्नमेंट उसको प्रायोरिटी दे रही है, हेल्थ केयर को कितनी प्रायोरिटी दे रही है, ग्रीन एनर्जी को, तो ताकि इसकी ह्यूमन कैपिटल मतलब लोगों के पास स्किल नॉलेज बढ़े, फिजिकल कैपिटल मतलब आपका मशीनरी हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट, ये बढ़े, ताकि अगर इनमें गवर्नमेंट आज प्रेजेंटली ऐसी चॉइस कर रही है इनमें इन्वेस्ट करने का तो फ्यूचर में ग्रोथ ज़्यादा होगी। और अगर आज प्रेजेंट में वो इनको ध्यान ना दे के ओवर कंजप्शन पे खर्चा कर रही है, लगातार गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, तो रिसोर्स क्या लिमिटेड है, तो फ्यूचर में प्रोडक्शन के लिए रिसोर्स बचेंगे नहीं। दैट इज़ वाई प्रेजेंट जो डिसीज़न है उनका कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है फ्यूचर में। अगर आज हम छोटी छोटी डिसीज़न में बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर देंगे तो इन द कमिंग जो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स है उनके लिए डेप्ट कर्जा भी